हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी कि क्रांतियों का युग। अब इसे क्रांतियों का युग क्यों कहा जाता है? 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप के अंदर बहुत सारी क्रांतियाँ हुई जिससे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, जो कंजर्वेटिव थे अब अपनी पावर को जो है बढ़ाने में लग गए थे। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन। अब लिबरलिज्म नेशनलिज्म वाले थे, वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे। किसके थ्रू? रिवॉल्यूशन के थ्रू। इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के अलग अलग एरियाज में। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। फ्रांस में जो है पहला जो विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? 1830 में। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1850। जो बर्बन किंग्स थे जिनको 1815 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसके बाद पावर दे दी गई थी, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। अब उनको उखाड़कर फेंक दिया गया था पावर से। किसके थ्रू फेंका गया था? लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू। Who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head, यानी कि अब वहाँ पर उसकी जगह जो बर्बन किंग्स थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र लाया गया और उसका हेड किसको बनाया गया? लुई फिलिप्स को। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। 1 मार्क्स में एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है कि मैटरनिक ये वर्ड्स किसने कहे थे कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है। तो आंसर में किस लिखेंगे हम? मैटरनिक ने कहे थे। और ये वर्ड्स जो है मैटरनिक ने क्यों कहे थे? क्योंकि कुछ भी फ्रांस के अंदर चेंज आता था उसका सीधा इफेक्ट पड़ता था पूरे यूरोप पर, पूरी कंट्रीज़ पर। फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, धीरे धीरे यूरोप के अन्य जो दूसरे देश थे उनमें भी धीरे धीरे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, राजाओं को हटाया गया, वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, मोनार्कीज़ को हटाकर नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। तो इसीलिए जो है मैटरनिक ने ये कहा था कि जब भी फ्रांस को छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, और हुआ भी यही था। फ्रांस के अंदर विद्रोह स्टार्ट हो गया था और उसका सीधा असर ब्रुसेल्स पर पड़ा। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। अब जो है जुलाई के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हुआ। बेल्जियम, इस रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ कि बेल्जियम जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो चुका था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस जो था 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट रहा था। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल। अब फ्रांस का ही ये असर था कि यूरोप के अंदर जो था रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म जो था वहाँ पर बढ़ने लगा था, स्ट्रगल किया गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। अमंगस्ट द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। और 1821 के अंदर जो है ग्रीस में आज़ादी के लिए विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। और बाद में 1832 में जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है साइन हुआ। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इस ट्रीटी के थ्रू जो है ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। और ये फ्रांस का ही असर था कि फ्रांस के अंदर विद्रोह हुआ। अब उसके बाद जो है ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ, वो आज़ाद हुआ नीदरलैंड से, ग्रीस आज़ाद हो गया ओटोमन एम्पायर से। तो मैटरनिक ने ये बिल्कुल ठीक बोला था इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन का मीनिंग क्या है? रूमानी कल्पना, यानी कि जो कवि होते थे हमारे सॉन्ग्स के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, कोई पिक्चर पेंट कर दी, कोई सॉन्ग
बजाया या कोई प्ले किया, तो इसके थ्रू जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया गया तो उसको रोमांटिक इमेजिनेशन बोला गया। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो डेवलपमेंट थी वो सिर्फ युद्ध और विद्रोह के थ्रू ही नहीं आई थी, उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था रोमांटिक इमेजिनेशन ने। Culture played an important role in creating the ideas of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. कल्चर ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आइडियाज़, नेशन के आइडिया को इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करने के लिए आर्ट एंड पोइट्री के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी थे अनपढ़ थे जो पढ़ नहीं सकते थे। न्यूज़पेपर के थ्रू जो डेवलपमेंट की बातें की गई थी उनको नहीं पढ़ सकते थे, तो उनको क्या दिखाया गया, पोइट्री के थ्रू या कोई स्टोरी बनाई गई या सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू जो है उनके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो अंदर उनके दिमाग में घुसाई गई और नेशनलिस्ट की जो है शेप दी गई। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। नेशनलिज्म को बढ़ाने में लैंग्वेज ने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। रूसी कब्जे के बाद वहाँ से जो है पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा दिया गया और फोर्स किया गया कि रूस की जो लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, उसी को जो है हर जगह फैलाया जाए, बच्चों को उसी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. अब जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज को एक हथियार का रूप बनाया और नेशनलिज्म की तरफ बढ़े वो, यानी कि लैंग्वेज को उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया नेशनलिज्म को लाने के लिए। नेक्स्ट आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी कि भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। द 1830 वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 में यूरोप के लिए जो है इकोनॉमिक हार्डशिप यानी कि आर्थिक तंगी का समय था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population of all over Europe. 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है यूरोप के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट। और पूरे यूरोप के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुका था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लाइव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, लोग कहाँ से, गाँवों से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ जाने लगे थे। और वो कहाँ पर रहे, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर उनको रहने के लिए घर तो मिलेंगे नहीं, तो वो कहाँ रहे, स्लम्स में। स्लम्स क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों को स्लम्स बोला जाता है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बड़े शहरों के अंदर झुग्गी झोपड़ी होना आम बात है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। उस दौरान यूरोप के कंपैरिजन में इंग्लैंड में तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंग्लैंड ने अपने प्रोडक्ट्स को जो है यूरोप के एरियाज़ में बेचना शुरू कर दिया, जिससे यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ गया था। यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। अभी भी यूरोप के कुछ एरियाज़ में एरिस्टोक्रेसी का राज था, पावर में थे वो, और जिसके कारण किसानों पर जो है सामंतों के लगान का बर्डन था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। फसलों का नुकसान हो चुका था, बैड हार्वेस्ट था, फूड के जो है प्राइस इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए थे और गाँव और शहरों के अंदर जो है भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। The year 1848 was one such year.
1848 का जो साल था 1814 ईयर का, वो कुछ ऐसा ही था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, खाने की जो थी चीज़ें थी उनकी शॉर्टेज हो चुकी थी, हर जगह जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, अब खाने की जो है कीमतों लगातार बढ़ती रहेंगी और बेरोजगारी आ जाएगी, तो वहाँ पर जो है पेरिस के लोग क्या रोड पर आ गए थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और इतना ज़बरदस्त विद्रोह हुआ, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए और लुई फिलिप्स को वहाँ से भागना पड़ गया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक जो वहाँ पर राजतंत्र घोषित कर दिया था। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21, और 21 साल से ऊपर के सभी अडल्ट मेल्स को, यहाँ पर ध्यान देना मेल्स हैं, सिर्फ फीमेल्स का नाम नहीं लिया गया। 21 साल से ऊपर के जो भी मेल्स थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। एंड गारंटीड टू द राइट टू वर्क, और लोगों को काम के अधिकार की घोषणा की गई। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशिप प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट आता है 1848 द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, उदारवादियों की क्रांति। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। 1848 में जब गरीबों ने विद्रोह किया तो उसके साथ साथ ए रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे, तो उनके साथ साथ मिडिल क्लास की भी क्रांति हो रही थी। Events of February 1848 in France had been brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 के विद्रोह के कारण जो है राजाओं को हटा दिया गया था और वहाँ पर गणतंत्र की घोषणा की गई, और जो भी मेल्स थे वो वोट पर बेस्ड थे कि उनकी वोट, जो मेल्स थे उनके द्वारा जो वोट दी गई उसके आधार पर, उसके बेस्ड पर जो है रिपब्लिक मतलब राजतंत्र घोषित किया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। मैन यहाँ तक करते हैं, जर्मनी, इटली और पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर थे, उनके अंदर जो है इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट जैसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification, और इन एरियाज़ के लोगों के थ्रू जो है नेशनल यूनिफिकेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड शुरू हुई। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles. अब उन लोगों ने डिमांड की कि पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नेशन हो। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे? एक कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहाँ पर जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, सेंसरशिप को हटाकर प्रेस को फ्रीडम दी जाए ताकि वो लोगों को जो है जागरूक कर सकें। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और कोई भी ग्रुप बनाने की, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम उनको मिले। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मनी में मिडिल क्लास के अंदर कौन थे? प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट वगैरह थे वे, और पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर्स थे, उनने मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convented in the Church of St. Paul. और 18 मई 1848 को 831 यानी कि 831 चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मार्च किया, जुलूस निकाला। कहाँ पर निकाला था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर निकले थे वो, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल पर में। ध्यान से सुनिएगा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल लिसन।
They draft a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. उस पार्लियामेंट में जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia. और उस संविधान के अकॉर्डिंग पर्सिया के जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको जर्मनी का शासन ऑफर किया गया. ही रिजेक्टेड इट, लेकिन उसने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया. एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उन राजाओं से हाथ मिला लिया जो उस पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे. वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, और अब जो था एरिस्टोक्रेसी अपोजिशन में थे और मिलिट्री थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई. द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो हमारे मिडिल क्लास लोग थे वो कमज़ोर पड़ गए. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband, और लास्ट में असेंबली को ख़त्म कर दिया गया. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the year. जब उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं ने जो हैं काफ़ी भारी मात्रा में भाग लिया था, लेकिन महिलाओं को जो है उनका जो दर्जा था, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला था. इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनलिज्म के अंदर जो है वुमेन्स का क्या पार्ट था और उनको क्या दर्जा मिला, उनकी क्या भूमिका थी. और जो वुमेन्स थी उनको वोटिंग का अधिकार से वंचित रखा गया, वोट का अधिकार नहीं दिया गया. और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर भी वो गई थी, बट वो एक दर्शक के रूप में वहाँ पर खड़ी थी, उनको वोट डालने की नहीं दिया गया था. चलिए एक वर्ड दिया गया है, इसको देख लेते हैं. फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स. यानी कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनकी समाज के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि समानता के बारे में लोगों को जागरूक करना फेमिनिस्ट कहलाता है. Through conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848. They could not restore the old order. जो कंजर्वेटिव थे असेंबली को ख़त्म करने के बाद अब वो पुरानी जो व्यवस्था थी उसको लाने में नाकामयाब रहे. Monarchs were beginning to realize, अब जो राजा थे, मोनार्क थे, उनको समझ आने लगा था that the cycles of revolution and repression could only be ended, कि रिवॉल्यूशन जो हैं, विद्रोह जो हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है. बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, जो उदारवादी और राष्ट्रवादी थी, उनकी डिमांड को मानकर ही इन मूवमेंट्स को रोका जा सकता है. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchs of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850. 1848 के बाद जो है राजाओं ने उन चेंजेस को मान लिया जो 1815 से पहले हुए थे. जो चेंजेस नेपोलियन लेकर आया था, अब 1832 में जो है उन राजाओं ने मान लिया था कि वो चेंजेस ऐसे ही बरकरार रहेंगे. इसी तरीके से जो है अब राजाओं और रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा जो सामंजस्य था वो बना. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और आप जो हैं अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.